नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों में आगे बढ़ते, राजस्थान के जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला। सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने भगाया। रामपुर कंवरपुर के लोगों ने यहाँ पर उन्हें खदेड़ा है। आशुतोष रांका को भी गांव के लोगों ने भगाया। ग्रामीणों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए हैं। सीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठे स्थानीय लोग और सीजेपी का स्कूल में खराब व्यवस्थाओं का आरोप है और इसी को लेकर नाराजगी देखने को मिली। जैसे ही वहां पर टीम पहुंचती है, सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और ग्रामीणों में अलग गुस्सा देखने को मिला। आशुतोष रांका को भी गांव वालों ने खदेड़ा है और आरोप ये भी है गांव वालों पर कि कई गाड़ियों के कांच के शीशे भी तोड़े गए हैं। तो पूरा मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने भगाया है। रामपुर कंवरपुरा के लोगों ने खदेड़ा वहां से कार्यकर्ताओं को। आशुतोष रांका भी वहां पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। सीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठे स्थानीय लोग और कॉकरोच जनता पार्टी का स्कूल में खराब व्यवस्थाओं को लेकर आरोप था और इसी पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया, ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। कांग्रेस जनता पार्टी के आशुतोष रांका का बड़ा दावा सामने आया। भैंसों के तबेले में चल रहा है सरकारी स्कूल, हमारी साथी वहां पर जा रहे थे। आशुतोष रांका की तरफ से कहा गया बीजेपी के लोग मारपीट पर उतारू है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हमला हुआ है। 48 घंटे में गुंडों को गिरफ्तार करें। आशुतोष रांका ने कहा गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन ज्यादा होगा और साफ तौर पर कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर गाँव वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कई कार्यकर्ता, जिसमें आशुतोष रांका भी मौजूद थे और वहां पर वो पहुंचे हुए थे स्कूल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और वहां पर दावा ये किया गया कि भैंस के तपेलों में वहां पर स्कूल चलाया जा रहा है, सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन ग्रामीणों ने कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर यह हमला हुआ है। आशुतोष रांका की तरफ से कहा गया 48 घंटे में गुंडों को गिरफ्तार करें, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, आशुतोष रांका ने कहा। तो आपको बताते चले कि इस बीच जो है दे रहे हैं ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज पूरे देश ने
इसी बीच कुलदीप सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम आज हुआ है, उस घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो राजस्थान सरकार का एक फरमान है। हाल ही के दिनों में राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें सरकारी स्कूल के अंदर मीडिया और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ जो आम आदमी है उस पर स्कूल के अंदर जाने पर रोक लगा दी थी। ये घटनाक्रम उसी का है जब अलवर में सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे आशुतोष रांका खुद वहां पर पहुंचे थे और इस स्कूल का दृश्य दिखाया था। उसी के बाद राजस्थान सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया। उसके बाद किसी की भी सरकारी स्कूल में एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसी चीज को दिखाने के लिए आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ जयपुर से महज 20 किलोमीटर दूर बगरू पहुंचे और वहां पर एक सरकारी स्कूल में दावा किया गया था कि वहां भैंसों के तबेले में वहां स्कूल चल रहा था, लेकिन कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना था कि स्कूल के लिए बजट पास हुआ था, इसलिए वैकल्पिक तौर पर स्कूल को पड़ोस में किसी खेत में चलाया जा रहा था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तस्वीर आने के बाद समझ में आएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आशुतोष रांका और सीजेपी के तमाम लोगों का आरोप है कि बीजेपी और खासतौर पर आरएसएस के गुंडों पर उन्होंने आरोप लगाया। जो ग्रामीण थे उनको आरएसएस और बीजेपी के लोग बताए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि वो आखिरकार जो हमलावर थे वो ग्रामीण थे या फिर वहां पर मौजूद आरएसएस या पैरेस। कुलदीप, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक एक भी गिरफ्तारी हुई है, किसी को डिटेन किया गया है? फिलहाल आशुतोष रांका और उनकी टीम ने बगरू पुलिस थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कोई भी अभी तक अब तक जो जानकारी है उसमें किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जो वीडियोस आए हैं, वीडियोस में उनकी शिनाख्त की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि सीजेपी जो लगातार यहाँ पर पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो राजस्थान सरकार इस बात की भली भांति जानती है कि अगर राजस्थान में इस तरह का प्रदर्शन होगा तो शायद सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। मानसून सत्र है, लेकिन शिक्षा को लेकर कांग्रेस एक और भाजपा को घेर रही है, तो सीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल बढ़ा सकती है। ये पूरा जब घटनाक्रम हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कई बीजेपी और खासतौर पर मदन दिलावर के कहने पर यह हमला बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि होना बाकी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ये भी क्योंकि अब ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो चुका है, क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कई आरोप लगे हैं, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं या फिर किसी मंत्री की तरफ से कुछ अब तक रिएक्शन सामने आया है? देखिए, जिस जगह पर ये स्कूल है वहां पर खुद बीजेपी के विधायक आते हैं, कैलाश वर्मा, और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी भी है। और इस पूरे मामले को लेकर अभी बीजेपी ने कोई भी मुद्दा नहीं छेड़ा है, लेकिन कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाने से बच रही है, क्योंकि सीजेपी को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान में बहुत फेल नजर आ रही है। और ये भी वजह है कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों के भीतर में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इन मुद्दों को हटाकर, क्योंकि मानसून सत्र है, इस पर जरूर बहस छिड़ेगी और शिक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किसी की ओर से बयानबाजी नहीं हुई है। कुलदीप, क्या लग रहा है इन तमाम सिचुएशन और सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है राज्य में? देखिए, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हमने देखा जंतर मंतर में, उसके बाद जो एक्शन देखे जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, उसके बाद ये कहना ठीक कुलदीप, और देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते जहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय खजान दास जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत ही सीनियर और कर्मठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारी कैंट विधानसभा की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती सविता कपूर जी, और सभी हमारे सचिव श्री धीराज गर्ब्याल जी, उनके सभी अन्य सहयोगी हमारे अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की बहनें, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, सभी युवा उद्यमी, मीडिया के हमारे मित्र
अन्य सभी महानुभाव, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ये आज का जो कार्यक्रम है ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के गांवों में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी बहनें लखपति बनी हैं, लखपति के बाद अब करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और सच में आप सबको देखकर सभी बहनें जब यहाँ पर आ रही थी और उनको सम्मानित करने का अवसर मुझे और हमारे सभी मंचस्थ लोगों को हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपको सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और यही सकारात्मक परिवर्तन हमारे जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम है, उसको करीब से अनुभव करने, करीब से देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और आज ये मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव प्रदेश के विकास के अब केवल सहभागी नहीं बन रहे, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य, परिश्रम और अपनी पूरी संभावनाओं के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारी प्रकृति के द्वारा दी हुई हमको धरोहरें हैं, बहुत हमारा आशीर्वाद है। अभी जैसा भरत चौधरी जी ने बताया कि मैं अभी इससे पहले एक पलायन निवारण आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबके बीच में आया हूं। और पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से एक चुनौती हमारे सामने रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर होता जा रहा है। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखिए कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब वो घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।
और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी। और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर, हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने, ठीक है ना? उसका नाम थोड़ा बदल दिया था भाई साहब ने, तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए, और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश में हमारे युवा हैं, हमारे अन्य उद्यमी हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिले, और युवा विशेष रूप से वो रोजगार मांगने वाले न बने, ये रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, बल्कि रोजगार उनको ढूंढे, उनकी योग्यता को ढूंढे कि उनके अंदर इतनी योग्यता है, इसलिए इनको ये भी रोजगार इनके लिए है, ये भी रोजगार इनके लिए, ये भी काम इनके लिए है। और अब हमारी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, गांव के साथ साथ आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। हमारे किसान बिचौलियों के बजाय अब सीधे उचित मूल्यों पर बाजार में अपनी उपज को पहुंचाने वाले बन रहे हैं, सीधे उनका कांटेक्ट हो रहा है। और मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो भी इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और इस योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें, एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो किस प्रकार से इस उद्यमशाला से ट्रेनिंग ले सकता है, किस प्रकार से कुछ सीख सकता है, कैसे बैंक में अप्लाई कर सकता है, कैसे अपना काम शुरू कर सकता है, और काम शुरू होने के बाद कैसे अपने जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको बाजार में ले जा सकता है। तो ये सभी में मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो बहुत मदद करने वाली है। और मेरा मानना है कि सही जानकारी और बाजार की कमी किसी भी मेहनती व्यक्ति के जो सपने हैं, उसकी मंजिल है, उसका उद्देश्य है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है, और 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है, और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि किसी माँ का, किसी बहन का, उसकी मेहनत का, किसी युवा की उम्मीद का, और किसी परिवार के भविष्य की एक नींव है, फाउंडेशन है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। और जैसा भरत चौधरी जी कह रहे थे कि लखपति बनने में ही रुकना नहीं है, अब हमको करोड़पति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा